हाय एवरीवन, दिस इज रॉबिन शर्मा। अपने एसएससी सीजीएल 2022 के जीएस पेपर सॉल्यूशन की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे हम 5 दिसंबर की शिफ्ट 2 में पूछे गए जीएस के क्वेश्चंस के साथ। इससे पहले हमने 13 शिफ्ट्स का डिस्कशन कर लिया है। उसका कंबाइंड लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर्सनली कनेक्ट करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम के इस यूज़र नेम पर जाकर कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम का नाम है। इन दोनों के डायरेक्ट लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए फिर अपनी इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि mRNA से संबंध राइबोसोम के समूह को क्या कहा जाता है, यानी कि ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स जो कि आपका अटैच होता है mRNA पर, उसको हम क्या कहते हैं। तो भाई देखो, ये हो गया आपका बायोलॉजी से आने वाला सवाल, जहां पर एक आप टर्म सुनते हैं कि जो आपके कुछ पॉलीसोम्स होते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पॉलीसोम। इनके कुछ राइबोसोम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। आई होप हो सकता है कि आपको समझ में आ रहा हो। नहीं आ रहा है तो हम कोशिश करते हैं समझाने की। तो कुछ राइबोसोम्स होते हैं आपके इन पॉलीसोम्स से मिलकर। तो होता क्या है, जब हम किसी सेलुलर ऑर्गेनेल की बात करते हैं तो वो आपका राइबोसोम कहलाया जाता है, जहां पर आपको प्रोटीन्स, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रोटीन्स एंड आरएनए से उनका कॉम्पोजिशन देखने के लिए मिलता है। तो अगर हम बात करें इसके बाइंड होने का, किससे, एमआरएनए से, इससे पहले क्या होता है, ये आपके फ्री रूप में प्रेजेंट पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है, फ्री रूप से, मुक्त रूप से वो आपके साइटोप्लाज्म में घूम रहे होते हैं। उसके बाद जाकर ये आपके एमआरए से क्या हो जाते हैं, बंध जाते हैं और एक अपनी ग्रुपिंग क्रिएट कर लेते हैं। तो ये जो ग्रुपिंग का नाम मैं यहाँ पर आपसे ले रहा था, ये कहलाते हैं आपके पॉलीसोम्स। ठीक है, तो ये आपको एक छोटे से फैक्ट के रूप में आप याद रख लीजिएगा। और ये रेगुलर पूछा जाता रहता है। बस इतना ही आप यहाँ पर याद रखिएगा कि कैसा आपका ग्रुप राइबोसोम्स का जो कि एमआरएनए से अटैच पाया जाता है, वो होते हैं आपके पॉलीसोम्स। ठीक है, बाकी इसके ऊपर कभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित केलुचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के नर्तक थे। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जब डांस फॉर्म्स की होती है तो कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम आपसे पूछे जाते हैं जिन्होंने कभी ना कभी किसी एरिया के अंदर या तो कुछ प्राप्त किया होता है, कुछ उन्होंने अवार्ड जीता होता है, और उस साल के उस अवार्ड को लेकर आपसे सवाल पूछा जाता है। पूछ लेते हैं कि ये आपके कौन से डांस फॉर्म से संबंधित है। तो नाम था भाई आपके सामने कैलुचरण मोहापात्रा, बहुत बड़ा नाम है। उड़ीसी डांस से ये आपके संबंधित है। तो आप इनको एक वेल नोन गुरु, परफॉर्मर या फिर क्लासिकल डांस के एक्सपोनेंट के रूप में भी जान सकते हैं। उड़ीसी डांस की जब बातें होती हैं तो उड़ीसा राज्य से ये आपका संबंधित है, और उड़ीसा राज्य की जो टेम्पल्स हैं वहां पर आपको ये डांस को परफॉर्म करते हुए लोग नजर आते हैं। इसके अलावा एक क्लासिकल डांस दिया गया है आपको, कथकली। एक सवाल आपसे पूछा जाएगा कि कौन से राज्य से है, तो ये आपके केरला राज्य से नजर आता है। ये भी आपका काफी चर्चाओं में रहता है। कथक के बारे में पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। मणिपुरी आपका मणिपुर से संबंधित रहेगा। बाकी इनसे संबंधित जो आपके एक्सपोनेंट्स होते हैं, यानी कि जो इनके संबंधित लोग होते हैं, उनको लेकर एसएससी सवाल पूछ लेता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में आपका शामिल है, यानी कि कंटेन्ड है। सवाल आई गेस आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं आपके धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार, यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आपको आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक जितने भी आर्टिकल नजर आते हैं, वहां पर आपको संविधान आपके रिलीजन को लेकर आपको स्वतंत्रता प्रोवाइड करता है। जहां पर आपको फ्रीडम किसकी, आपके प्रोफेशन की, कि आप प्रोफेस करना चाहते हैं, आप उसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यानी कि उसको आप प्रैक्टिकली यूज करना चाहते हैं, आप उसको प्रोपोगेट करना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं। तो इन सभी चीजों को लेकर 25 से लेकर 28 नंबर आर्टिकल्स आपके डील करते हैं हमारे देश के इस स्वतंत्रता, किसकी स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। याद रखना है 25 से 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखो, इकोनॉमी के अंदर हम टैक्सेशन सिस्टम पढ़ते हैं, वहां पर हम जानते हैं कि भाई देखो हमारे सामने क्या डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, क्या इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। तो जब कभी भी इनडायरेक्ट टैक्स की बात होती है तो ये आपका वो टैक्स होता है जो कि इम्पोज होता है एक इंडिविजुअल या एंटिटी पर, विच इज पास्ड ऑन टू अनदर इंडिविजुअल। यानी कि एक पर लगाया, इस एक ने इसको दूसरे के ऊपर अगर आपका ट्रांसफर कर दिया, तो वो कहलाते हैं आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस।
तो ये आपके इम्पोज़्ड किसके ऊपर होते हैं? अगर कोई भी मैं वस्तु यानी कि आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज़ यानी कि सेवाओं की बात कर रहा हूँ, जिसे कोई कंज़्यूमर आपका यूज़ करेगा, तो वहाँ पर आपके ये जनरली इम्पोज़ करे जाते हैं। तो इन्होंने आपसे पूछा था कि भई कौन-सा वो आपका टैक्स है जो कि इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, यानी कि वो क्या होगा? वो आपका एक डायरेक्ट टैक्स होगा और डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? जो कि डायरेक्टली पेड करे जाते हैं सरकार को, वो टैक्स पेयर पर डायरेक्टली इम्पोज़ करा जाता है। इनके एग्ज़ाम्पल में आपका इनकम टैक्स आता है। इस विकल्प में आपको दिया गया है आपका वेल्थ टैक्स, ये भी आपका एक डायरेक्ट टैक्स है। और कौन से एग्ज़ाम्पल होते हैं आपका कॉर्पोरेट टैक्स, आपका मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स जो मैट हम कहते हैं, आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, आपका सिक्योरिटी ट्रांज़ैक्शन टैक्स, आपका कैपिटल गेन्स टैक्स, ये आपके डायरेक्ट आपकी सरकार वसूलती हुई नज़र आती है, तो ये आपके कहलाते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। जबकि एक्साइज़ टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स, कस्टम ड्यूटी टैक्स ये आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस का रूप होते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए आगे आइए। किस योजना के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू एंड कश्मीर में उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया? अलग-अलग आपकी स्कीम और योजनाएं आपके करंट अफेयर के अंदर बनती रहती हैं। आपके इसी यूट्यूब के ऊपर एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां पर ऐसी इंपॉर्टेंट मंथ वाइज स्कीम का मैं जिक्र कर रहा हूँ। पुराना सवाल है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर उम्मीद मार्केट प्लेस को इन्होंने लॉन्च किया था कौन सी स्कीम के तहत? तो ये थी अवसर स्कीम ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आपको एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है। कई सारी आपकी स्कीम्स हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर आपको इन्होंने स्टैंड अप इंडिया स्कीम दे दी है, तो ये भारत सरकार के द्वारा आपकी 2016 के अंदर इंट्रोड्यूस करी गई थी, जहाँ पर जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं, यानी कि जो उद्योगपति हैं या फिर वो वहाँ पर आपका उद्योग करना चाहते हैं और ये आपकी एससी एसटी अगर कम्युनिटी से आती हैं, तो सरकार यहाँ पर इनको इनकरेज करती है। इनको यहाँ पर 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन पैकेज भी प्रोवाइड करने के लिए आगे आती है। उज्ज्वला स्कीम के बारे में सभी को पता है, 2016 के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस योजना को आपका लॉन्च करा गया था। ऑब्जेक्टिव ये था कि जो 50 मिलियन लोग हैं, उनको एलपीजी कनेक्शंस वुमेन्स को जो कि पॉवर्टी लाइन के आपके नीचे नज़र आती हैं, उनको प्रोवाइड करने का काम करेगा। कुसुम स्कीम क्या है? प्रधानमंत्री किसान लिख देता हूँ, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान योजना है। भारत सरकार ने लॉन्च करी थी। मेनली इसका पर्पज़ क्या था? तो जे देश के फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, अ, उनकी इनकम को, उनके सप्लाई रिसोर्सेज़ को बहुत अच्छे से यहाँ पर बूस्ट करना। तो वो थी आपकी कुसुम स्कीम। तो ये बाकी की स्कीम भी मैंने बता दी हैं। बाकी मैंने जो करंट में आपकी ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जिसका उद्घाटन किया था, उसके बारे में भी हमने जान लिया। अगला सवाल है, तीतर और मोनल जैसे पक्षी किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? A bird like pheasant and monals are found in which type of forest? अब देखो यार, ये जो पक्षी होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये वो। अब ये सवाल अगर आपके पेपर में बन जाए तो बस याद रखिएगा, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर आपको ये देखने के लिए मिलता है, जो कि मिड लैटिट्यूड रीजन होता है जनरली। ये आपका आर्कटिक वाला रीजन और जो आपके ट्रॉपिक्स होता है उन रीजन के बीच में आपको ये नजर आता है। तो याद रखिएगा, ये सवाल इन्होंने आपका फॉरेस्ट से पूछ लिया। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने पहली बार रेलगाड़ी चलाई थी? रेलगाड़ी चलाते हैं भाई। तो 1853 का भाई साहब ये आपका टाइम है, जब पहली पैसेंजर ट्रेन भारत के अंदर आपकी कहाँ से कहाँ तक चल रही है। उस टाइम का आपका बॉम्बे, और उससे आपकी ये जाती है कहाँ पर? थाने। तो ये भी याद रखिएगा कहाँ से कहाँ तक। इंडियन रेलवेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो सभी को पता होना चाहिए कि मिस्टर लॉर्ड डलहौजी, ये व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1853 के अंदर। और इंडियन रेलवे बोर्ड की बात करूं, इंडियन रेलवे बोर्ड की स्थापना कब करी गई? तो वो आपके 1905 के अंदर करी गई। ये कुछ कुछ बातें हैं। फिर उसके बाद इंडियन रेलवे को नेशनलाइज कर दिया गया था 1950 के अंदर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नेशनलाइज्ड कर दिया गया 1950 के अंदर। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। हमारा जो रेलवेज है, अगर रेलवेज की बात हो रही है तो रेलवेज को 18 जोन में डिवाइड किया गया है, 18 जोन्स नज़र आते हैं। तो ये एक आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अश्वनी वैष्णव आजकल तो चर्चा में वैसे ही हैं। आपको पता है कि वो जो दुर्घटना हुई है, तो अश्वनी वैष्णव क्या है? ये आपके मिनिस्टर ऑफ रेलवे हैं।
ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। आगे आइए। अगला सवाल है, आपको यहाँ पर दिया गया व्यवहारमाला के प्राचीन ग्रंथ में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख है? नाम मैंने क्या लिया है आपके सामने? व्यवहारमाला, एंशिएंट टेक्स्ट है। इन 4 विकल्प में से वो कौन-सा डांस फॉर्म है जो कि मेंशन्ड आपको नज़र आता है? देखो, जब हम बात करते हैं ना आपके अलग-अलग डांस फॉर्म्स की, तो हमारे प्राचीन टेक्सचर्स के अंदर ज़िक्र मिलते हैं, जहाँ से फिर इनके ऊपर काम होता है। तो केरला सभी के बारे में सभी को पता होगा। यहाँ पर आपको इंडियन क्लासिकल डांस स्टाइल एक नज़र आता है, जिसको हम कहते हैं मोहिनीअट्टम। और ये जो एंशिएंट टेक्स्ट मैंने आपसे बात करी व्यवहारमाला, इसका ज़िक्र आपको देखने के लिए मिलता है इस आपके टेक्स्ट के अंदर, ठीक है? तो ये एक चीज़ थी, बाकी सतरिया को लेकर अगर मैं आपसे पूछूँ तो मैंने पहले भी अपने अलग-अलग क्लासेस के अंदर जब आपको प्रैक्टिस कराई है, तो वहाँ पर भी इसको आपके सामने डिस्कस किया है। एक नोटेबल फॉर्म है इंडियन क्लासिकल डांस के अंदर, ये देखने के लिए मिलता है और अलग-अलग ड्रामास के अंदर लोग इसको परफ़ॉर्म करते हैं। मणिपुरी के बारे में सभी को पता है, हमारे जो मुख्य 8 क्लासिकल डांसेज़ हैं, उनमें से एक है। ओडिसी आपका उड़ीसा से है, मणिपुरी आपका कहाँ से था? आपके मणिपुर से था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश की जो एसआई यूनिट है वो क्या है? देखो, फिज़िक्स के अंदर सबसे बेसिक सी चीज़ तो आपको यही पूछ ली जाती है कि क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज की जो इकाई होती है वो कूलम्ब होती है। ए विकल्प आपका यहाँ पर होता। याद रखिएगा, इसको आप सी से डिनोट करते हैं, बाकी सभी के बारे में पता होगा ही आपको, ठीक है? याद रखनी है ये सब चीज़ें। चलिए आगे आइए। अगला सवाल ये आपसे पूछ रहे हैं कि सितंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने सभी महिलाओं को, चाहे उनकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम के तहत सुरक्षित और कानूनी रूप से अपने बच्चे का गर्भपात बनाने की अनुमति दी। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कितने महीने तक या फिर कितने वीक तक की प्रेगनेंसी के अंदर ये अनुमति दी गई। तो ये आपका यार वही करंट अफेयर से सवाल बन गया। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी रूलिंग करती है और आप उसको चर्चाओं में आते हुए देखते हैं, भाई साहब आपको उसके फैक्ट याद रखने होते हैं। तो आपका आंसर 24 वीक रहेगा, यानी कि 24 वीक की प्रेगनेंसी तक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के थ्रू सरकार ने, मतलब सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने ये अलाउ किया कि वहां पर उनको मैरिटल स्टेटस, सेफ्टी और लीगली अबॉर्ट करने का अधिकार दिया जाए, ठीक है? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला सवाल देखो आपसे क्या पूछ रहे हैं, ये कहते हैं कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? आर्टिकल नंबर 120 याद रखना है, जहां पर ये आपको मेंशन देखने के लिए मिलता है कि संसद की कार्यवाही आपकी हिंदी और अंग्रेजी भाषा में करी जाएगी। आर्टिकल 120। आर्टिकल 120 क्या करता है? ये आपसे बात करता है रेस्ट्रिक्शंस ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट। तो संसद के अंदर डिस्कशन पर किस किस प्रकार से आपकी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएंगी, कहाँ पर नहीं होंगी। आर्टिकल 122 क्या कहता है कि जो आपके कोर्ट होता है, दे नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो कोर्ट है वो आपके पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग यानी कि कार्यवाही के अंदर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आर्टिकल 119 बात करता है रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट इन रिलेशन टू फाइनेंशियल बिजनेस। तो जो फाइनेंशियल बिजनेस से संबंधित आपको आपकी संसद के अंदर कार्यवाही नजर आएगी, उसके जो भी रेगुलेशंस नियमों के आधार पर होंगे, वो आपका आर्टिकल 119 बात करता है। आगे आइए। अगला सवाल है 1526 का बैटल ऑफ पानीपत आपका लड़ा गया किस किस के बीच में? सबको पता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। एकदम आसान सा सवाल है, इसके बारे में सभी को पता होना चाहिए। ये है आपका फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। 1526 आपका टाइम था। बाबर और इब्राहिम लोदी आपको यहाँ पर नजर आएगा। इब्राहिम लोदी इसमें हरा दिया गया और उसके बाद आपको नजर आती है आपकी एक नई दिल्ली की हिस्ट्री, जिसको हम मुगल एम्पायर के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, लगे हाथ बात कर लेते हैं सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। कब हुआ? 1556 में हुआ। किस किस के बीच में हुआ? हैमू, विक्रमादित्य एंड अकबर के बीच में हुआ। थर्ड बैटल के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पर मराठास एंड
अहमद शाह दुरानी, अहमद शाह दुरानी के बीच में आपको थर्ड बैटल ऑफ पानीपत देखने के मिला। कब मिला? 1761 में। ये भी याद रखिएगा। आगे आइए। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात किस राज्य का है? आपके इसी यूट्यूब के ऊपर 2011 का पूरा सेंसस हमने अपलोड कर रखा है, जरूर देखिएगा। हाईएस्ट सेक्स रेशियो आपको नजर आता है केरला राज्य के अंदर। सेक्स रेशियो होता क्या है? प्रति 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल्स आपको नजर आती हैं? तो केरला के अंदर है ये आपका अनुपात पर 1000 मेल्स पर 1084 फीमेल्स। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे आइएगा। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि यूथ बक्सर वर्ग की आयु सीमा क्या है? मैंने क्या पूछा है आपसे यहाँ पर? द एज रेंज बतानी है आपको यूथ बॉक्सर कैटेगरी की। अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, तो 17 से 18 साल की जो कैटेगरी होती है वो आपकी यूथ बॉक्सर कैटेगरी के अंदर आती है। यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप आपकी 1979 के अंदर शुरू हुई थी जापान के अंदर। उसके बाद ये रेगुलरली आपकी 1990 से चलती हुई आ रही है, आपकी चर्चाओं में रहती हैं, याद रखना है ये भी। अगला सवाल है, भारत के उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है यार, इससे क्या आसान सवाल मिलेगा हमें, सभी को पता है इसके बारे में। आगे आइए। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लोकरंग उत्सव मनाया जाता है? अलग अलग फेस्टिवल्स पूछे जाते हैं, राज्यों का नाम पूछा जाता है। लोकरंग फेस्टिवल आपका मनाया जाता है मध्य प्रदेश राज्य के अंदर। मध्य प्रदेश राज्य के अंदर आपका ये 26 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ऐसे फेस्टिवल्स की भी मैं आपको स्टैटिक वाले टॉपिक के अंदर वीडियो बनाकर इस यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूंगा। निम्नलिखित में से किस काल में कैटल हुयुक सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक था? कैटल हुयुक कौन सा वो पीरियड है जब वो फेमस साइट के रूप में आपको नजर आता है? तो जो नव पाषाण काल या फिर जब हम एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं ना, तो स्टोन एज के अंदर से आपसे बस यही चीजें पूछी जाती रहती हैं कि आपको एक नाम दे देंगे, वो आपका फेमस क्यों है, कहाँ पर है, ऐसी चीजें ये लोग पूछ लेते हैं। तो कैटल हुक ये एंशियंट और लार्ज सिटी है जो कि आपको कहाँ पर नजर आती है? साउथ और सेंट्रल टर्की के अंदर। और आपकी ये किससे संबंधित थी? ये न्यू स्टोन एज से संबंधित थी, जो कि आपके नियोलिथिक एरा का पार्ट है। तो ये आपका बनता। अगला सवाल देखिए क्या पूछ रहे हैं। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस शासक से चार्टर प्राप्त किया था? 1600 का टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंचती है कि भाई हमें भी चार्टर दे दीजिए, हमें भी परमिशन दे दीजिए। उस टाइम पर आपको नजर आती है क्वीन एलिजाबेथ वन। इनसे परमिशन लेकर आपका जो कंपनी है वो इधर की तरफ रवाना होती है। याद रखिएगा डेट भी अगर आप याद रख सकें, 31 दिसंबर 1600 का ये टाइम था। रॉयल चार्टर यहाँ पर क्वीन ऑफ एलिजाबेथ के द्वारा कर दिया जाता है जारी। उसके बाद फिर हमारे 1613 के अंदर जहांगीर के कोर्ट के अंदर पहुंचते हैं कि भाई हमें दे दो ना, परमिशन दे दो ना, परमिशन दे दो ना, हमें अपनी यहाँ पर एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी है। तो फिर वो बाकी की सारी चीज़ें आपकी आगे की तरफ बढ़ती हैं। अगला सवाल, इम्परफेक्ट ये एक ऑटोबायोग्राफी है, दिए गए चार विकल्प में से किसकी? तो आपने कमेंटेटर के बारे में सुना होगा जिनका नाम है संजय मांजरेकर। तो ऐसी जो आपकी हाल फिलहाल में करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट बुक्स लॉन्च होती हैं वो आपके पेपर के अंदर बन जाती हैं। तो आपके इसी यूट्यूब के ऊपर टॉपिक मैंने करा रखा है। वो टॉपिक कौन से हैं? इंडेक्स, रैंक एंड बुक्स। ये मंथ वाइज मैं आपको कराता हूँ, जरूर उसको फॉलो करना। संजय मांजरेकर की है आपकी इम्परफेक्ट, जो कि अपने आप में इनके द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा HYV बीज भारत की हरित क्रांति से जुड़ा है? ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया से एसोसिएटेड HYV सीड्स के बारे में आपको बताना है, इन दोनों में से कौन था? जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन की या फिर हरित क्रांति की बात करते हैं ना, तो लगभग जो 75% कंट्री की पॉपुलेशन थी वो आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर निर्भर थी। प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमें बहुत लो देखने के लिए मिल रही थी, क्योंकि हम पुरानी ओल्ड टेक्नोलॉजीज को यूज करा करते थे। इसके बाद हम मॉनसून के ऊपर डिपेंड रखते रहते थे। तो यहाँ पर जरूरत पड़ी कि भी देखो हमें कुछ हाई यील्डिंग वेराइटी मतलब वो अच्छी खासी वेराइटी के अंदर आपको नजर आते, तो इसमें व्हीट और राइस दोनों ही थे। व्हीट एंड राइस इन दोनों को ही यूज किया गया।
तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहता कि दोनों चावल और गेहूँ आपके हरित क्रांति से संबंधित है। ये भी अच्छा सवाल था। अगला सवाल है, टेनिस के अंदर कौन-सा स्कोर आपको एक कंप्लीट सेट के रूप में नज़र आता है? टेनिस में निम्नलिखित में से कौन-सा स्कोर एक पूर्ण सेट है? तो देखो 6 हासिल करने के बाद आपको जो नज़र आता है वो आपका पूर्ण सेट होता है। 6-6 कोई पूर्ण सेट नहीं होता है। 6-5 कोई पूर्ण सेट नहीं होता है। 5-3 कोई पूर्ण सेट नहीं होता है। आपका 6-4 जो होता है ना, ये एक पूर्ण सेट मिलेगा आपको, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। भई अगर मान लो कि मैंने ये 6-5 की बात करी, तो एक बात बताओ कि 5 जब इसके पास था तो उसने 1 लिया होगा, तो 5-5 के बाद तो एक सेट आपका बन ही नहीं पाता। तो 6-4 एक आपकी ऐसी परिस्थिति होती है, 3 फेज़ में आपको देखने के लिए मिलता है। पहला एक सेट होगा, दूसरा एक सेट होगा, तीसरा एक सेट होगा। जो 2 सेट जीत जाएगा वो जीत जाता है। ये आपके तीनों के तीनों कंप्लीट होने के लिए इस प्रकार से नज़र आते हैं। ठीक है? अगला सवाल देखो आपसे क्या पूछ रहा है कि प्रोटीन पाचक एंजाइम की पहचान आपको करनी है, यानी कि आपको प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का नाम बताना है। पेप्सिन होता है। एसएससी बार-बार पूछ चुकी है। तो पेप्सिन क्या है? ये आपका प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। तो अगर कोई भी एसिड सीक्रेटिंग सेल आपको स्टमक के वॉल के अंदर डैमेज हो जाती है किस रीजन की वजह से, तो जो डाइजेशन प्रोटीन का करना होता है वो आपका बहुत बड़े तौर पर अफेक्ट हो जाता है। तो आप पेप्सिन को यहाँ पर याद रखिएगा, जो कि आपका प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम था। निम्नलिखित में से कौन सा कागज रहित बनने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाली भारत की पहली राज्य विधानसभा बनी थी? पिछले साल चर्चाओं में थी, नागालैंड इसका नाम है। करंट अफेयर से आपका सवाल बनेगा, तो इस प्रकार से जो आपके अनाउंसमेंट होते हैं कि भाई देखो नागालैंड की जो आपकी ये है एनईवीए, जिसको हम किसके नाम से जान रहे हैं, आपका नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करने वाला ये पहला राज्य था। तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री कौन है? नेफन डियो हैं। गवर्नर आपके जगदीश मुखी हैं। ये छोटी-छोटी बातें पता होनी चाहिए। पृथ्वीराज चौहान से पहले निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली पर शासन किया था? तो यहाँ पर आपको नजर आएंगे आपके अनंगपाल। पृथ्वीराज चौहान जी से पहले ये आपको रूल करते हुए नजर आता है। तोमर रूलर हुआ करते थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा सवाल था। आगे आता है। अगला है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इफ इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर किसी वस्तु की वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दिया जाए तो जो मोशन होगी ऑब्जेक्ट की वो कैसी होगी? वो यूनिफॉर्म होगी। भाई एक्सक्लेरेशन क्या होता है? जब हम वेग परिवर्तन कर रहे होते हैं। एक्सक्लेरेट करने का मतलब है कि वेग परिवर्तन की दर आपकी आगे बढ़ रही है। एक्सक्लेरेटन को हम डिक्लेरेट कर रहे हैं तो हम उसमें वेग परिवर्तन की दर को कम कर रहे हैं। लेकिन अगर वेलोसिटी आपने कांस्टेंट कर दी तो वो तो भाई यूनिफॉर्म गति से आपकी आगे की तरफ बढ़ेगी ना। तो डी विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता। तो यार ये थी आपकी एक और शिफ्ट की जीएस से रिलेटेड डिस्कशन वीडियो। पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन वाली घंटी है उसका ऑल बटन प्रेस कर लीजिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट लिंक मैंने पेस्ट किए हैं, वहाँ पर आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।